आज स्टार्ट करेंगे हम केमिस्ट्री की 4th क्लास। कल किसी प्रॉब्लम की वजह से हमें क्लास बीच में रोकनी पड़ी। स्टार्ट करें। कहाँ पे थे हम? कल कर रहे थे हम मोलन्स को। स्टार्ट करें केमिस्ट्री की। कौन सी क्लास है हमारी ये? केमिस्ट्री क्लास 4th। ठीक है, समझ में तो आ रहा है सही से? हम 4th क्लास, हम इस क्लास में चाहेंगे कि सॉल्यूशन चैप्टर क्लोज हो जाए। फिर उसके बाद क्या है, न्यूमेरिकल करेंगे नेक्स्ट क्लास में। इसमें हम पूरा करने की से कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो हमने समझ लिया था मोलन्स के बारे में, तो समझ लिया था हमने मोलन्स क्या होता है। तो मोलन्स की डेफिनेशन नहीं की थी। मोलन्स की डेफिनेशन करें पहले। मान लो हमारे पास क्या है, ये तो तुम्हें पता है ना, कोई भी सॉल्यूशन होगा तो मैंने बोला 12th में बस क्या होता है, एक ही विलय होता है और एक ही विलायक होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, सीधी सी बात है, एक विलय होगा, एक विलय होगा हमारे पास, और एक क्या होगा इसमें, एक विलायक होगा। विलायक होगा, सीधी सी बात है, विलय को हमने ए नाम दे दिया, इसको नाम दिया बी। आप जानते हैं इसको सॉल्यूट कहते हैं और इसको सॉल्वेंट कहते हैं। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लिख चुके हैं अपने को काफी बार से। यहाँ समझ आ गया। अब आपको मालूम है दोनों एक मिक्सचर बनाएंगे ये। अब इसमें क्या होगा, इसके भी मॉल होंगे और इसके भी मॉल होंगे। मैंने बताया था कि हम मोलों का नंबर्स किसी का भी डिफाइन कर सकते हैं, चाहे वो हमारा विलय है चाहे विलायक के। तो मान लिया हमने डिफाइन किए विलय के मोल, तो विलय के मोलों का नंबर मान लिया कि एन ए आया, ठीक है, और विलायक के मोलों का नंबर एन वी आया, राइट। अब हमें क्या करना है, हमें करना है इसकी थ्योरी को। मैंने बोला था किसी का भी मोल अंश निकालते हैं तो वो क्या निकालते हैं, टोटल नंबर के सापेक्ष निकालते हैं। मैंने समझाया भी था काफी डार्कली उसमें कि क्या करते हैं हम, किसी का भी अंश निकालते हैं। अंश का मीन्स होता है परसेंटेज, परसेंटेज का मीन्स होता है किसी का रेशियो निकालना। तो मोल अंश क्या निकालते हैं, मान लिया हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है ए का मोल अंश। ए का मोल अंश सिंबल इसी से दिखाते हैं। मैंने बोला जिसका भी मोल अंश आप निकालते हैं इसको यहाँ पे शो कर दो। ए का निकाल लिया ना, ए क्या है इसमें, विलय मान लो, तो ए का निकाल दिया। अब इसका निकालेंगे तो सीधी सी बात है, मैंने बोला कि यहाँ पे ए के मोल कितने, एन ए, और यहाँ पे टोटल मोल कितने, टोटल मोल क्या होंगे, टोटल मोल होंगे विलय के मोल प्लस विलायक के मोल, मींस एन ए प्लस एन बी। समझ आ रहा है? मैंने बोला था हमें क्या करना है, जिस भी पार्ट्स के, जिस भी घटक के हमें क्या ज्ञात करने हैं, मोल अंश ज्ञात करना है, उसके मोलों को ऊपर लेना है और उसका रेशियो निकालना है टोटल मोलों के सापेक्ष। हमें क्या चाहिए, हमें इसका रेशियो निकालना है टोटल मोलों के सापेक्ष। तो क्या होता है, रेशियो निकालने के लिए क्या होगा, जैसे हम क्या करेंगे, इसका मोल अंश निकालेंगे तो क्या करेंगे, इसके मोलों के नंबर्स को ऊपर ले लेंगे और नीचे टोटल मोलों का नंबर ले लेंगे। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है ना? सीधी सी बात है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। मैंने बोला कि जिसका भी आपको मोल अंश डिफाइन करना है, सीधी सी बात है, उसके मोलों को ऊपर ले लो और टोटल मोलों को नीचे ले लो। इसी तरह से हम किसी का भी मोल अंश या इसको परसेंटेज बोल सकते हैं, परसेंटेज की फॉर्म में या रेशियो की फॉर्म में हम डिफाइन करते हैं। ठीक है ना? मान लिया हमें किसका निकालना है, बी का निकालना है, तो यहाँ पे क्या कर देंगे हम, यहाँ पे बी कर देंगे और यहाँ पे क्या आ जाएगा, जिसके मोल अंश निकालते हैं उसके ऊपर आ जाएंगे मोलों का नंबर और टोटल नीचे आ जाएगा। यही तो होगा। कहने का मतलब मेरा ये है कि हम किसी का भी मोल अंश निकालते हैं तो हम देखते हैं कि टोटल के सापेक्ष इसका रेशियो कितना है। तो हम यहाँ पे क्या शो कर रहा है, यहाँ पे ये शो कर रहा है कि यहाँ पे एन बी की जो मोलों का नंबर है वो टोटल मोलों के सापेक्ष का रेशियो क्या बना इसमें। यहाँ तक क्लियर है? अब क्या होगा, देखो एक चीज समझो, यहाँ पे ये ए एंड बी क्या है इस बिलियन के, ए और बी क्या है, सीधी सी बात है, यहाँ पे ए और बी इसके घटक है। घटक, घटक नहीं समझ रहे, पार्ट्स। जैसे हैंड्स क्या है आपका, बॉडी का एक पार्ट है, आईज क्या है, बॉडी का एक पार्ट है, हार्ट क्या है, हार्ट भी बॉडी का ही पार्ट है। तो क्या होता है, पार्ट को कहते हैं घटक। अब मान लो ये हमारा बिलियन है, ध्यान समझने से, क्योंकि घटक समझ में आना चाहिए क्या होता है। ये हमारा क्या है, बिलियन है। तो बिलियन में कितने पार्ट्स हैं, अरे दो पार्ट्स ही तो हैं, विलय प्लस विलायक। ये क्या हुए दोनों, ये बिलियन के क्या हुए, ये दोनों। इसको हम पार्ट्स बोल दें और हिंदी में क्या बोल देते हैं, इसको हिंदी में बोल देते हैं घटक या अवयव। अब यव, सिंपल भाषा में समझो, घटक का मीन्स होता है जो घटना को करता है। घटना मीन्स जो काम को करता है।
भाई घटक है ये, घटक का मीन्स होता है जो घटना करता है, और घटना मीन्स कोई भी काम करता है। तो सीधी सी बात है, यहाँ पे क्या घटना हो रही है, यहाँ पे घटना हो रही है कि यहाँ पे विलयन बन रहा है, और उस घटना को कौन कर रहा है, विलय कर रहा है और विलायक कर रहा है यहाँ पे। तो विलय विलायक क्या हुए, घटक हुए। सीधी सी बात है, जो घटना को करते हैं उनको घटक बोलते हैं। यहाँ पे क्या घटना हो रही है, यहाँ पे घटना हो रही है कि यहाँ पे विलयन बन रहा है, और इस घटना को कौन कर रहा है, विलय कर रहा है और विलायक कर रहा है। तो ये क्या हुए, इसके दोनों घटक हुए, या इसको हम पार्ट्स कह सकते हैं। यहाँ पे समझ में आया। तो ये यहाँ पे क्या है, घटक ए का भी हम निकाल सकते हैं मोलंस, और घटक बी का भी मोलंस निकाल सकते हैं। यहाँ तक तो क्लियर हो गया। घटक का मीन समझ लेना, घटक दिक्कत आती है क्योंकि हिंदी का वर्ड अजीब है। यहाँ तो समझ आ गया। अब देखो होगा क्या, हमें निकालनी है किसी की डेफिनेशन। तो ये क्या है, किसी एक, ये क्या है, ए भी क्या है, इसका घटक ही तो है, बी भी क्या है, इसका घटक ही तो है। तो हम देखो क्या होगा, इसी से क्या निकालेंगे, इसकी डेफिनेशन निकालेंगे। समझ आया। इससे डेफिनेशन कैसे निकालेंगे, जो आपको दिख रहा है, आपको क्या दिख रहा है भाई, किसी कोई घटक ही तो है, किसी घटक के मोलों का, मोलों की संख्या, मोली तो है ये, किसी घटक के मोलों की संख्या तथा कुल मोलों की संख्या के अनुपात को क्या बोल रहे हैं, इस घटक का मोलंस बोल रहे हैं। देखो मैंने क्या बोला, फॉर्मूले से थ्योरी निकालना, हमें याद नहीं करना। तुम्हें क्या दिख रहा है, यहाँ पे तो ए घटक की क्या है, मोलों की संख्या है, नीचे क्या है, कुल मोलों की संख्या। इसको काय में कर दिया हमने, रेशियो में कर दिया, और इसी का नाम रख दिया मोलंस। ये चीज बहुत टाइम से सिखाना चाह रही हूँ मैं, डेफिनेशन कैसे निकालते हैं हम, इससे फॉर्मूले से। समझ आ रहा है, एक बार इसे रिपीट कर लो अच्छे से ध्यान से। देखो क्या हुआ कि ए क्या है, ए इसका एक घटक है, राइट। हम मोलंस किसी भी घटक का निकाल सकते हैं, चाहे वो ए है चाहे हमारे पास बी है। ये क्लियर है। हम क्या कर रहे हैं, हम कर रहे हैं भाई, हमें घटक ए के मोलंस निकालना है। तो क्या किया हमने, घटक ए के मोलों को ऊपर ले लिया, टोटल मोलों को नीचे ले लिया। तो हम अगर देखें तो ये क्या है रियल में, यहाँ पे रियल में है कि घटक ए के मोलों की संख्या तथा कुल मोलों की संख्या को क्या किया हमने, देखो ए के मोलों की संख्या और टोटल मोलों की संख्या को एक रेशियो में कर दिया, और इसका नाम दे दिया घटक ए का मोलंस। समझ आ रहा है। अब देखो यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे बी का भी ऐसे किया कि घटक बी के मोलों की संख्या को ऊपर ले लिया, टोटल मोलों को नीचे ले लिया, और इन्हें केस में रख दिया, रेशियो में रख दिया, और इसका नाम क्या रख दिया हमने, घटक बी का मोलंस। समझ आ रहा है मोलंस क्या होता है, मोलंस। तो हम क्या लिख सकते हैं इसकी डेफिनेशन, मोल अंश। जो दिख रहा है ना आपको भाई, किसी भी घटक का है, हम लिख सकते हैं किसी भी घटक का मोल अंश। किसी भी घटक का निकाल सकते हैं ना, चाहे हम ए का निकाल लें चाहे बी का निकाल लें। क्या है देखो कैसे निकालते हैं हम, उस घटक के मोलों की संख्या तथा कुल मोलों की संख्या के अनुपात को उस घटक का मोल अंश कहते हैं। बिल्कुल सिंपल है ना, बिल्कुल सिंपल है। क्या है कि तो आपको दिख रहा है ना, आपको दिख रहा है कि यहाँ पे क्या है भाई, जो भी हम घटक ले रहे हैं उसके मोलों को ऊपर ले रहे हैं, टोटल मोलों को नीचे ले रहे हैं, उसको रेशियो में रख रहे हैं, तो उसे उसी घटक का मोल अंश कह रहे हैं। जैसे देखो ए के ऊपर लिए टोटल नीचे लिए तो ए का मोल अंश बोल दिया, बी के ऊपर लिए टोटल नीचे लिए तो बी का मोल अंश बोल दिया। वो यही कह रहा है कि जिस भी घटक का आप लेंगे, जिस भी घटक का मोल अंश लेंगे उसके मोलों को आप ऊपर ले लेंगे और उस टोटल मोलों को नीचे ले लेंगे रेशियो में, और उसी को नाम दे देंगे उस घटक का मोल अंश। यहां तक क्लियर हो गया। अब देखो जैसे हमें एग्जांपल करें हम इसका घटक ए के मोलों की संख्या, ए के मोलों की संख्या क्या मानी हमने यहाँ पे, एन ए नहीं मानी है, एन ए तथा घटक वी के मोलों की संख्या क्या मानी हमने, एन वी है। जब ये एन बी है, ठीक है ना, घटक ए के मोलों की संख्या मान ली, तो हम इसमें एग्जांपल में डाल सकते हैं
कि घटक ए का मोल अंश क्या होगा यहाँ पे, घटक ए का मोल अंश, घटक ए का मोल अंश ऐसे निकाल देंगे अपने, और क्या होगा घटक वी का मोल अंश ऐसे निकाल देंगे। क्लियर है, बिल्कुल कोई डाउट नहीं है ना। बस इस चीज को ध्यान में रखो, क्या होता क्या है ये, होता क्या है ये कि जैसे भी हम क्या करते हैं, जैसे हम लिखते हैं उसको और उसी को हम बोल देते हैं। जैसे मान लो कि यहाँ पे घटक क्या था, घटक ए के मोल ऊपर थे और टोटल मोल नीचे थे, इनको क्या करा हमने एक रेशियो में लगा दिया और इसी का नाम रख दिया ए का मोल अंश। ठीक है, ठीक है ना। जैसे मैं इस बात को काफी रिपीट कर चुका हूं तुम्हें, क्यों, क्योंकि अगर ये चीज समझ गए तो डेफिनेशन में दिक्कत नहीं आएगी। फिर मैंने 1000 बार पहले ही बताया था आपको कि जैसे मान लिया कि एक हमने ईंटों को लिया और उसके मसाले को लिया, एक लाइन में लगा दिया, तो उसी का नाम रख दिया हमने दीवार। समझ में आया। इसी तरह यहां से देखो क्या लिया, ए के मोलों को लिया, टोटल मोलों को लिया और उसे क्या बना दिया, एक अनुपात में रख दिया और उसी का नाम दे दिया ए का मोल अंश। इसी तरह से क्या होगा, बी के मोलों को ऊपर लिया और उसके अनुपात में लगा दिया टोटल मोल और इसी का नाम रख दिया बी का मोल अंश। ये नाम रख देते हैं जब ये इस कंडीशन में लग जाते हैं। तो यहां तक क्लियर है, इसे नोट करो, यहां समझ लिया। अब हम समझेंगे नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक क्या था हमारा, इसे समझने से पहले हम छोटे से 2 पॉइंट को समझ लेंगे। क्वेश्चन तो नहीं आता इससे, लेकिन क्या होना चाहिए, इन्फॉर्मेशन इसकी होनी चाहिए, क्योंकि जिससे क्वेश्चन आते हैं उसे करने के लिए इसकी इन्फॉर्मेशन होना बहुत जरूरी है। पहले क्या पढ़ेंगे हम, थोड़ा सा समझ लेंगे, क्वेश्चन नहीं आता, ध्यान रखना इसमें बोर्ड में क्वेश्चन नहीं आता है, बस क्या है, लेकिन समझना जरूरी है इसे। जैसे हम समझेंगे टाइप ऑफ सॉल्यूशन, समझेंगे टाइप ऑफ सॉल्यूशन, टाइप ऑफ सॉल्यूशन समझेंगे, मीन्स क्या है ये, बिलियन के प्रकार। देखो किसके, बिलियन के प्रकार समझेंगे हम। समझ में आ रहा है। मैंने बोला कि बोर्ड में क्वेश्चन तो नहीं आता इससे, लेकिन जिनसे क्वेश्चन आते हैं अगर ये नहीं समझोगे तो वो होने वाले नहीं है। फिर टाइप ऑफ सॉल्यूशन देखेंगे किसके, अकॉर्डिंग द अमाउंट्स, किसके अकाउंट देखेंगे, अकॉर्डिंग द अमाउंट्स, अमाउंट इसका मीन्स मात्रा के अनुसार, मात्रा के अनुसार। अब हमें यह भी पता होना चाहिए किसकी मात्रा के अनुसार, किसकी मात्रा के अनुसार, विलय की, विलय या सॉलिड। समझ आ रहा है। हम क्या समझेंगे, हम टाइप ऑफ सॉल्यूशन समझेंगे, सॉल्यूशन बिलियन के प्रकार समझेंगे, किसके अकॉर्डिंग, जो विलय होता है ना उसमें मात्रा के अकॉर्डिंग। 2 टाइप्स का होता है हमारा, एक होता है हमारा तनु बिलियन और एक होता है हमारा सांद्र बिलियन। ठीक है, आप देखो समझेंगे इससे पहले तनु बिलियन सांद्र बिलियन होता क्या है। सीधी सी बात है। अब यहाँ किसके अकॉर्डिंग देखेंगे, हम देखेंगे अकॉर्डिंग द किसके, अकॉर्डिंग द अमाउंट्स के। सीधी सी बात है, यहाँ पे देखेंगे हम विलय की परसेंटेज। क्या मैंने बोला कि अमाउंट्स किसका देखना है, हमें विलय का देखना है। हमें देखना है कि विलय की परसेंटेज कितनी होगी तो उसको तनु बोलेंगे और विलय की परसेंट कितनी होगी तो उसको सांद्र बोलेंगे। देखो होता क्या, फर्स्ट कंडीशन लिया हमने, यहाँ पे क्या किया, एक सॉल्यूशन बनाया, सॉल्यूशन में हमने यहाँ पे एक विलय को डिसॉल्व किया और विलय की परसेंटेज माना मैंने कि 5 से 20 के अप्रोक्स रहती है। कितने परसेंट है यहाँ पे, 5 के 20 के अप्रोक्स है। मान लो कि अगर 10% 20% तक रहती है, जैसे मान ला हमने कि हमने कितना बनाया, 100 ग्राम को विलियन बनाया, तो इसमें क्या होगा, ये तो विलय है, विलय है ना, इसमें क्या होगा, विलायक भी होगा, विलायक। तो कितना परसेंट विलय होना चाहिए, 5 से 20%। इसका मीन्स क्या होगा, जैसे यहाँ पे कितना है, 100 ग्राम है, तो विलय की जो क्वांटिटी होनी चाहिए वो 5 ग्राम से लेकर कितनी होनी चाहिए, 20 ग्राम तक होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए, अप्रॉक्स 20 ग्राम तक होनी चाहिए। और यहाँ पे किसकी भी क्वांटिटी होनी चाहिए, विलय की। अब विलय की कितनी होनी चाहिए, उसी का निकाल लेंगे आप, विलय कितना होना चाहिए। सीधी सी बात है, हमारा 95 ग्राम टू 80 ग्राम। समझ आ रहा है, ये सीधी सी बात है। परसेंटेज किसकी देखनी है हमें, यहाँ पे क्या होना चाहिए, विलय कितना होना चाहिए, हमें पता है विलय होना चाहिए यहाँ पे कितने परसेंटेज, 5% से लेकर 20% तक विलय होना चाहिए। विलय कितना होना चाहिए हमारा, 95% से लेकर
80% तक। ये समझ आ गया? तो इसको क्या बोलेंगे? इसको क्या बोलेंगे? तनु विलयन। अब यहाँ पे दूसरी कंडीशन आती है कि यहाँ पे अगर हम देखें, यहाँ पे विलय लिया हमने और यहाँ पे विलायक लिया, राइट? यहाँ पे मान लिया कि 25 से हम कितना ले सकते हैं? 50% तक। हमारे क्या है? विलय यहाँ पे, और विलायक कितना है? विलायक तो इसके अकॉर्डिंग निकाल लेते हैं, तो इतना परसेंट हमारा क्या है? विलय है, और बाकी जो बचा होगा सीधी सी बात है विलायक होगा। विलायक यहां तक समझ आ रही है? तो विलय की अगर मान लीजिए 100 ग्राम क्या है हमारा, कोई भी सॉल्यूशन है, तो कितना होना चाहिए? 25 ग्राम टू कितना होना चाहिए? 50 ग्राम क्या होना चाहिए? इसमें विलय होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इसमें विलय होना चाहिए। तो आप विलायक को निकाल ही लेंगे, तो विलायक कितना होना चाहिए? विलायक होना चाहिए हमारा कितना? विलायक होना चाहिए हमारा 75 ग्राम टू कितना होना चाहिए? 50 है ना? यहां तक समझ आ रही है? यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, हमने समझ लिया इसको, प्रैक्टिकली इतने परसेंट होगा। अब यहाँ पे बताओ मुझे, यहाँ पे विलय और विलायक में कौन ज्यादा दिख रहा है आपको? कौन ज्यादा दिख रहा है? बताओ मुझे। यहाँ पे विलायक ज्यादा दिख रहा है ना, और यहाँ पे अप्रॉक्स लमसम दिख रहे हैं, क्योंकि 50 पे आगे दोनों लमसम हो गए। तो तनु विलयन कौन से होंगे? जिसमें विलय की मात्रा क्या होनी चाहिए? विलय की मात्रा कम होनी चाहिए। कम है यहाँ पे देखो। सांद्र कौन से होंगे? जिसमें विलय की मात्रा क्या होनी चाहिए? ज्यादा होनी चाहिए। अब देखो, हाँ देखो इसको क्या करेंगे हम, थ्योरी अगर करें हम, इसकी थ्योरी को करें तो कैसे करेंगे? ऐसे ऐसे बिलियन बिलियन जिसमें क्या होती है? जिसमें विलय की मात्रा मात्रा कम या न्यूनतम, बात तो एक ही है ना, मिनिमम या कम या न्यूनतम कम होती है, तनु बिलियन कहलाते कहलाते हैं। समझ आ रहा है? डेफिनेशन कैसे लिखी है? हमने डेफिनेशन रटा नहीं है, हमें साफ साफ दिख रहा है कि इस विलियन में क्या है? विलय की मात्रा कम है, तो हम क्या बोल रहे हैं? इसे तनु विलियन। समझ में आया? डेफिनेशन रटना नहीं है, हमें दिख रहा है साफ साफ, विलय की मात्रा क्या है? कम है, तो क्या बोल दिया हमने इसे? तनु विलियन। यहाँ पे देखो सांद्र विलियन क्या है? सांद्र विलियन में क्या है? आपको पता है विलय की मात्रा क्या है? यहाँ पे अधिक है, ज्यादा है। तो हम क्या लिखेंगे इसकी डेफिनेशन, इसकी थ्योरी अगर लिखे हम, तो हम थ्योरी लिखेंगे ऐसे विलियन ऐसे विलियन ऐसे विलियन जिसमें क्या होता है? जिसमें विलय की मात्रा क्या होती है? अधिक होती है। क्या कहलाते हैं? उन्हें सांद्र विलियन कहते हैं। यहां तक दिक्कत तो नहीं है? अरे बताओ मुझे, कोई दिक्कत थोड़ी है, सीधी सी बात है, हमें पता, हमने डेफिनेशन को रटा नहीं है, हमने देख लिया कि यहाँ पे विलायक की मात्रा क्या है? विलय की मात्रा कम है, तो क्या बोल रहे हैं? तनु विलयन। और विलय की मात्रा ज्यादा है, तो क्या बोल रहे हैं? सांद्र विलयन। कोई दिक्कत यहाँ तक? बिल्कुल सिंपल है, कोई टेंशन नहीं है, आपको रटना नहीं है बिल्कुल भी। आपको क्या करना है, जो सीख रहे हो ना उसी को हिंदी में लिखना है। समझ आ गया? तनु विलयन क्या होते हैं? क्वेश्चन नहीं आता है इससे, लेकिन इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि जो हम क्वालिटीज पढ़ने वाले हैं इससे आगे, तो वो समझ नहीं आएंगे अगर ये पता नहीं हो तो। या तो समझ आ गया? ठीक है, नोट लिया। अब हम समझेंगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज को। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज यहाँ पे देखो, यहाँ पे समझेंगे हम अणु संख्य गुण धर्म। अणु संख्या गुण धर्म का मतलब कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। देखो ये होती क्या है, पहले इसका मीन समझ लो। ये होती क्या है? ये कितनी होती है? ये होती है 4। कितनी होती है? 4 होती है। जैसे सबसे पहले आता है हमारा वाष्प दाब का अवनमन। ये आता है लोबरिंग लॉबरिंग ऑफ वेपर
वेपर प्रेशर। ठीक है, सेकंड क्वालिटी आती है इसकी, ये हो गया। फिर आता है हमारा परासरण, परासरण दाब। परासरण दाब को कहते हैं हम ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, फिर उसके बाद आता है हमारा हिमांक, हिमांक का अवनमन। हिमांक का अवनमन मीन्स डिप्रेशन, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग, फ्रीजिंग पॉइंट। और लास्ट आता है हमारा क्वथा, क्वथनांक का उन्नयन, क्वथनांक का उन्नयन। ये आता है एलिवेशन, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग, बॉइलिंग, बॉइलिंग पॉइंट। या तो समझ आ गया? सीधी सी बात है, क्या पढ़ेंगे हम पढ़ेंगे अणुसंख्यक गुणधर्म। अणुसंख्यक गुणधर्म मतलब कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज। कितनी आती है इसमें? इसमें 4 आती हैं। बास दाब का अवनमन, पराशर दाब, हिमांक का अवनमन और क्वथनांक का उन्नयन। ठीक है, इतनी प्रॉपर्टीज आती हैं। पहले समझो अणु संख्या का मीन्स क्या होता है। देखो यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है, अणु का मतलब अणु और संख्या का मतलब संख्या। इसका मीन्स ये वाली ये प्रॉपर्टीज जो है हमारी, वो किस पे डिपेंड करती होंगी? संख्या पे डिपेंड करती होंगी, अणुओं की। देखो नाम से पता चल रहा है ना, अणु संख्या गुणधर्म का मीन्स ऐसे गुणधर्म जो अणु की संख्या पे डिपेंड होते हो, निर्भर करते हो, उन्हें अणु संख्या गुणधर्म कहते हैं। सीधी सी बात है। हम क्या होता है, अणु भी हो सकते हैं वहां पे, कण भी हो सकते हैं वहां पे, आयन भी हो सकते हैं वहां पे, लेकिन क्या होगा, मोस्टली हम किसे सीखेंगे? अणुओं की संख्या पे। इसका मीन्स क्या हुआ? इसका मीन्स क्या होता है, ये कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज जो होती है हमारी अणुसंख्यक गुणधर्म, ये किस पे डिपेंड करती है? मोस्टली क्या होता है, मैंने बता दिया, कणों की संख्या भी ले सकते हैं हम, आयंस की संख्या भी ले सकते हैं हम, लेकिन मोस्टली हम यहाँ पे जो यूज करने वाले, वो करने वाले हैं किस पे? अणुओं की संख्या पे। सीधी सी बात है, ये प्रॉपर्टीज जो होती हैं, अणुसंख्यक गुणधर्म जो होते हैं, अणु संख्य गुणधर्म, ये तो पता चल गया तुम्हें कि किस पे डिपेंड करती है ये? अणुओं की संख्या पे। अब ये भी तो पता चलना चाहिए कि अणुओं की संख्या बढ़ेगी तो इनमें क्या होगा, घटेगी तो क्या होगा। तो सीधी सी बात है, ये प्रोपोर्शनल होते हैं। प्रोपोर्शनल किसके होते हैं? अणुओं की संख्या के। अणुओं अणुओं की संख्या या कणों की संख्या या आयन की संख्या आदि कह सकते हैं हम इसको। लेकिन रियल बात तो ये, किसी की भी हो, ये संख्या पे डिपेंड करती है, चाहे वो कणों की संख्या हो, चाहे वो आयंस की संख्या हो, चाहे वो अणुओं की संख्या हो। लेकिन मोस्टली हम यहाँ पे किसका यूज करेंगे? इसका यूज करेंगे, अणुओं की संख्या। इसका मीन्स क्या होगा, अणु संख्या गुणधर्म किसके? प्रोपोर्शनल है अणुओं की संख्या के। अणुओं की संख्या बढ़ेगी तो इक्वालिटीज बढ़ेंगी, अणुओं की संख्या घटेगी तो इक्वालिटीज घटेंगी। यहां तक समझ में आ गया? इसका मीन्स क्या होता है, अणु संख्या गुणधर्म का मतलब होता है कि ऐसे गुण जो अणुओं की संख्या पे डिपेंड करते हैं, उनके बढ़ने से बढ़ते हैं, उनके घटने से घटते हैं, उनको अणु संख्या गुणधर्म कहते हैं। ये तो बात क्लियर हो गई। अब यहाँ पे देखो, 2 वर्ड दिख रहे होंगे आपको, एक दिख रहा है नमन और एक दिख रहा है उन्नयन। दिख रहा है ना, नमन और उन्नयन। इन दोनों के वर्डों का मीन समझेंगे, क्योंकि मैंने बोला था कि यहाँ पे वर्ड्स हार्ड होते हैं, हमें सिंपल भाषा में लाना है। अब देखो क्या होगा, यहाँ पे समझे, जैसे पहले समझे नमन को। क्या है? अवनमन है ना, ये क्या हमारा अवनमन। अब नमन, आपका मतलब तो अब प्रेजेंट टाइम, इसी टाइम पे। अब देखो नमन का मीन्स क्या होता है, ये बताओ मुझे। नमन का मीन्स क्या होता है? नमन का मीन्स होता है किसी को गुड मॉर्निंग करना,
या नमस्ते करना, ये होता है नमन, होता है ना। नमन का मतलब होता है, तो नमन में क्या होता है, कोई इंसान रेस्पेक्ट से करता है ना, तो सर थोड़ा झुक जाता है उसका। अरे रेस्पेक्ट से करेगा ना नमन, तो क्या होगा, सर थोड़ा झुक जाएगा। झुकने का मतलब क्या हुआ, वो नीचे आ गया, लो हो गया ना, उसकी हाइट लो नहीं हो जाएगी। जब सर झुकेगा तो सीधी सी बात है, हाइट क्या हो जाएगी उसकी, लो हो जाएगी। तो नमन का मीन्स क्या होता है, नमन का मीन्स होता है कम होना। मान लो कोई क्या कर रहा है, किसी गुड मॉर्निंग कर रहा है, तो रेस्पेक्ट से करेगा, सीधी सी बात है, हल्का झुक जाएगा वो। तो झुक गया तो क्या हो गया, उसकी हाइट कम हो गई। कम होने का मतलब किसी चीज का घटना। तो घटने को क्या कह रहे हैं, समझ में तो आ गया ना। नमन से याद रखना कि हम किसी को नमस्ते करते हैं, गुड मॉर्निंग करते हैं, सीधी सी बात है, हम थोड़े झुक जाते हैं, इसका मतलब हमारी हाइट क्या हो जाती है, कम हो जाती है, घट जाती है। तो नमन किसको कहते हैं, घटने को, घटना, या क्या कह सकते हैं हम, कम होना, कम होना। समझ आ गया ना। जहां पे नमन यूज हो रहा है तो सीधी सी बात है, उसका उसका जो क्वांटिटी होगी, उसकी क्वालिटी जो होगी वो घट जाएगी। अब देखो दूसरा वर्ड यूज है यहाँ पे, क्या, ओनियन, उन ओनियन है ना। ओनियन देखो किससे बना, उन्नति से। उन उन्नति का मीन्स क्या होता है, डेवलपमेंट करना। और डेवलपमेंट में क्या होता है, कोई इंसान बढ़ जाता है, डेवलपमेंट तभी तो होता है। मान लिया कि आज कोई लखपति है, कल को क्या हो जाए, करोड़पति हो जाए, तो क्या हो गया, डेवलपमेंट हो गया। डेवलपमेंट मतलब उसकी उन्नति होगी। उन्नति में क्या होता है, बढ़ जाता है कोई इंसान। तो आपका मीन्स तो क्या हो गया, नमन उन्नयन का मीन्स समझ में आ गया। उन्नयन किससे बना, उन्नयन बना उन्नति से। उन्नति मीन्स डेवलपमेंट से। तो जहां पे उन्नयन हो रहा है, इसका मीन्स उस वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है ना। उन्नयन का मीन्स होता है उन्नति। उन्नति मीन्स ग्रोथ, डेवलपमेंट मतलब बढ़ना। समझ में आ गया दोनों का मीन्स। उन्नयन का मीन्स किसी चीज का बढ़ना, अवनमन का मीन्स किसी चीज का कम होना। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे समझ में आ गया ना ये। तो इनको सबको हम डार्कली पढ़ेंगे, क्योंकि इससे इंपोर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, ये ध्यान रखना, इससे क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन जो आता है वो मोस्टली यहाँ से पूछा जाता है। एक तो क्वथनांक का उन्नयन और हिमांक का अवनमन, इससे मोस्टली जो पूछे जाते हैं न्यूमेरिकल लॉन्ग वाले, वो यहाँ दोनों पॉइंट से पूछे जाते हैं। समझ आ गया। तो ये सब बात समझ आ गई ना। उन्नयन दोनों पॉइंटों को समझना जरूरी था। पहले मैंने बताया आपको कि हमें सीखना है अणुसंख्या गुणधर्म। जब भी आपके सामने ये नेम आएगा, आप इससे ही इसका मीन्स निकाल देंगे। अणु का मीन्स तो अणु हो गए, संख्या का मीन्स संख्या हो गया, गुणधर्म का मीन्स गुण। ऐसे गुण जो अणुओं की संख्या पे डिपेंड करते हो, उन्हें अणुसंख्या गुणधर्म कहते हैं। दूसरा मैंने सिखाया आपको क्या होता है, यहाँ पे दो वर्ड यूज हो रहे हैं। एक होता है अवनमन। अवनमन का मीन्स मैंने बोला क्या होता है, घटना। उन्नयन का मीन्स होता है उन्नति करना, किसी चीज का बढ़ना। तो देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है आपको हिमांक का अवनमन। तो हिमांक क्या हो रहा होगा, यहाँ पे घट रहा होगा। और यहाँ पे क्वथनांक क्या हो रहा है, उन्नयन। तो ये क्वथनांक बढ़ रहा होगा, क्योंकि वर्ड का मीनिंग हमें समझ में आ गया। यहाँ तक कोई डाउट। और मैंने बताया कि अणुसंख्या गुणधर्म जो होते हैं अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं, और क्या होते हैं, क्या होते हैं, प्रोपोर्शनल। हिंदी में कहते हैं अनुक्रमानुपाती। इसका मीन्स अगर इनकी संख्या बढ़ेगी तो ये भी बढ़ेंगे, और इनकी संख्या घटेगी तो घटेंगे। ये समझ आ गया अच्छे से। अब मुझे टॉपिक वाइज हम पढ़ेंगे एक एक करके इसको, लेकिन दो वर्ड्स और है यहाँ पे, दो वर्ड और है। एक तो हिमांक और एक क्वथनांक। इसको समझना, हिमांक क्या होता है और क्वथनांक क्या होता है। ठीक है। अब तुम्हें पता होगा शायद, क्या करो पहले इसे नोट डाउन कर लो। ठीक है, इसे नोट डाउन कर लिया। अब हम समझेंगे क्वथनांक क्या होता है। पहले समझेंगे हम क्वाथा क्वथनांक क्या होता है। क्वथनांक देखो होता क्या है, यहाँ पे समझो ध्यान से इसको। जैसे मान लिया हमारे पास एक बीकर है, ठीक है। क्वथनांक का मीन्स तो जानते हो तुम, बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग, ठीक है। तो होता क्या है, यहाँ पे देखो, जैसे मान लिया हमने थोड़ा इसको एक्सटेंड कर देते हैं, ये हो गया। इसमें क्या है, इसमें भरा है हमारा H2, इसके अंदर H2 भरा हुआ है। समझ आ गया, H2। अब होता क्या है, जैसे हम इसे टेम्परेचर पे गर्म करेंगे, रियल में पता है क्वथनांक क्या होता है, ये टेम्परेचर ही है जिसका नाम हमने क्या रख दिया, क्वथनांक रख दिया। समझ आ रहा है। जैसे मैंने बोला था, अभी मैं सिखा रहा हूँ कि किसी को हम क्या कर देते हैं, किसी तरह से मॉडिफाई कर देते हैं, तो उसका नाम हम चेंज करके रख देते हैं कुछ। है क्या ये, है ये हमारा टेम्परेचर ही क्वथनांक, लेकिन हमने नाम क्वथनांक, जैसे हो तो सब इंसान ही ना, भाई सब क्या है, टोटल इंसान ही है, सीधी सी बात है, लेकिन सबके नाम क्या है, अलग अलग है। ये भी टेम्परेचर ही है जिसको हमने क्वथनांक बोला है, और वो भी टेम्परेचर ही है जिसको हमने हिमांक बोला है। इसकी वजह समझेंगे क्वथनांक बोल क्यों दिया ऐसे। देखो यहाँ पे क्या किया हमने, इसको गर्म किया।
जब गर्म करेंगे तो सीधी सी बात है, ये याद रखना कि सबके ऊपर नॉर्मल प्रेशर में नॉर्मल टेम्परेचर और नॉर्मल वो जो होती है हमारी एयर जो होती है उसकी स्पीड जो होती है नॉर्मल कंडीशन में हम पे सब पे टोटल ऐसा नहीं H2O पे सब पे क्या होता है 180 एम का प्रेशर होता है। सब पे क्या होता है 180 एम का प्रेशर होता है। अब होता क्या है जैसे ये हम गर्म करते हैं इसको, इसकी लेंथ कम कर लें थोड़ा, जैसे हम इसको गर्म करते हैं ना तो यहाँ पे क्या होता है इसके जो H2O के अणु है, आपको पता है H2O में बहुत सारे अणु होंगे ना, जैसे ही H2O के अणु हैं ये हल्के हो जाते हैं, इनका वेट क्या होता है हल्के हो जाते हैं और हल्के होके क्या होंगे तुम्हें पता उड़ने लगते हैं ऐसे करके, उड़ने लगते हैं भाप बन के, तुमने देखा होगा ये तो नॉर्मल सबको पता है, इसी बात है भाप बन के उड़ने लगते हैं। उड़ेंगे क्यों? क्योंकि वो हल्के हो जाते हैं पहले से। जैसे ही ये भाप बन के उड़ेंगे, लेकिन उड़ेंगे कब मालूम है? जब इनका प्रेशर, क्योंकि तुम्हें पता ऊपर से ही प्रेशर लग रहा है, ये भी क्या लगाएंगे प्रेशर लगाएंगे ऊपर को, और इनका प्रेशर क्या हो जाना चाहिए ऊपर वाले प्रेशर के बराबर हो जाना चाहिए। इसका मीन्स इन अणुओं का जो प्रेशर है वो भी कितना हो जाना चाहिए 180 एम, जो वायुमंडल का प्रेशर है उसके बराबर हो जाना चाहिए, तब ये उड़ सकते। अरे सोचो दिमाग से, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इस मार्कर पे प्रेशर लगा रहे हो ऊपर से, ये ऊपर कब जाएगा प्रेशर बराबर तो होना चाहिए कम से कम बैलेंस के लिए, तो ऊपर से क्या होना चाहिए ऊपर से थोड़ा ज्यादा होना चाहिए तभी तो ऊपर भागेगा। मान लिया कि ऊपर प्रेशर है 180 एम का, नीचे से क्या लगा रही हूँ 0.58 एम का, क्या ये ऊपर जाएगा? नहीं जाएगा ना। इसीलिए क्या होगा जब नीचे से प्रेशर इसके बराबर हो जाता है तो ये ऊपर को उड़ जाते। तो ऐसा टेम्परेचर, तो जैसे हम गर्म कर रहे हैं, हमने गर्म किया 20 पर, फिर हमने गर्म किया 40 पर, फिर हमने गर्म किया 50 पर, करते करते हमने जब 100 पे से गर्म किया तो ये उड़ने लगे। समझ में आया? तो ये सब क्या है देखो, है तो टेम्परेचर ही ना, टेम्परेचर ही ना, लेकिन इसने 100 टेम्परेचर पर इसके अणुओं ने उड़ना स्टार्ट कर दिया, इसलिए इस टेम्परेचर का नाम रख दिया हमने क्वथनांक। समझ में आ गया? है क्या ये? है तो हमारा टेम्परेचर ही ना, लेकिन इस टेम्परेचर ने जो जल के अणु है वो उड़ना स्टार्ट कर दिया, तो हमने इसका नाम चेंज करके क्या रख दिया, इस टेम्परेचर को क्वथनांक बोल दिया। बिल्कुल क्लियर है ना, कोई दिक्कत ही नहीं। क्या ये टेम्परेचर, वो टेम्परेचर जिसपे क्या होते हैं किसी भी लिक्विड के द्रव के अणु क्या होते हैं भाप बन के उड़ने लगते हैं, उसे क्या बोल रहे हैं हम? देखो ध्यान से समझो, यहाँ पे डेफिनेशन ये तो लिखेंगे हम इसकी, क्या होगा ऐसे, ये हमारे क्या ऐसा ताप है जिसपे क्या होते हैं किसी द्रव के जैसे जल के अणु भाप बन के उड़ने लगे, तो उसको क्या बोलते हैं टेम्परेचर का नाम रख दिया क्वथनांक। तो हम क्या लिख सकते हैं, ऐसा दाब, ऐसा ताप जिस पर द्रव के अणु क्या करते हैं, क्या करते हैं द्रव के अणु, अरे इस टेम्परेचर पे क्या कर रहे हैं द्रव के अणु भाप बन के उड़ रहे हैं। तो ये जो चीज समझी है ना उसी को लिख रहे हैं हम। तो ऐसा टेम्परेचर जिस पर द्रव के अणु क्या बन के, भाप को कहते हैं बाष्प, या इसको भाप भी कह सकते हो, बाष्प बनकर बनकर उड़ने लगते, उड़ने लगते हैं, क्या कहते हैं उस ताप को, बिल्कुल क्लियरिटी से लिखो, उस ताप को क्वथनांक, क्वथनांक कहते हैं, कहते हैं। समझ में आएगा क्वथनांक क्या है? सीधी बात है, ऐसा टेम्परेचर है जिस पर किसी भी अणु के जल के या किसी भी लिक्विड के अणु भाप बन के उड़ने लगते हैं, तो हमने उस टेम्परेचर का नाम क्या रख दिया, टेम्परेचर का नाम टेम्परेचर ना बोल के अब इसे क्वथनांक बोल रहे हैं। समझ में आया क्वथनांक क्या होता है? अब देखो ये क्वथनांक समझ में आ गया, इसकी दूसरी डेफिनेशन ऐसी ये भी हो सकती है कि ऐसा ताप, देखो एक चीज और भी दिखाई दे रही है आपको, एक तो ये उड़ने लग रहे हैं इस टेम्परेचर पर, एक और भी तो दिखाई दे रहा है कि इस टेम्परेचर पर इनका दाब क्या हो गया, वायुमंडल आपके बराबर नहीं हो गया। अरे जो दिख रहा है आप लोगों को, जो प्रैक्टिकली दिख रहा है वही तो लिख रहे हैं। तो हम ये भी तो बोल सकते हैं ऐसा ताप जिस पर किसी द्रव का दाब, किसी द्रव का दाब, या कह सकते हैं उसकी बाष्प का दाब। अरे यहाँ पे जब उड़ेंगे तो क्या बनेगी, यहाँ पे बताओ मुझे, बहुत सारी भाप इकट्ठी होगी ना, और ये पूरी भाप जो होती है बाष्प होती है, इस पर प्रेशर लगाएगी, लगाएगी ना। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि ऐसा ताप जिस पर किसी द्रव का बाष्प दाब वायुमंडल दाब के बराबर हो जाता है। देखो हो रहा है ना, इस ताप पे क्या हो रहा है, इस ताप पर इस बाष्प का जो दाब है वो वायुमंडल दाब के क्या हो रहा है बराबर हो रहा है, तो उसको हम क्वथनांक बोलते हैं। ये भी डेफिनेशन हो सकती है ना कि ऐसा ताप, लिख दूं मैं, याद रखना इसको कर लेना या इसको कर लेना। तो ऐसा ताप जिस पर क्या होता है किसी
द्रव का बाष्प दाब, बाष्प का दाब भी तो है, अरे बाष्प का दाब ही तो बराबर हो जाए वायुमंडल दाब के। बाष्प का दाब, ये इसको क्या कह सकते हैं ब्रैकेट में, भाप, भाप कह सकते हैं ना, भाप, बाष्प का, बाष्प दाब क्या होता है, भाप का दाब भी बोल सकते हैं इसको। बाष्प दाब किसके बराबर रहता है, वायु मंडल दाब के बराबर हो जाता है। समझ में आ गया? ऐसा ऐसा ताप जिस पर किसी द्रव का बाष्प दाब का दाब वायुमंडल दाब के बराबर हो जाता है, क्या कहलाते हैं उसे, उस ताप को हम क्वथनांक बोलते हैं। ठीक है, तो इसको लाइन को यहाँ पे कॉपी कर लेना, उस ताप को क्वथनांक कहते हैं। समझ आ गया? पता है क्या, यहाँ पे क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, मैंने बोला अभी बोर्ड में से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, नहीं पूछा जाता क्वेश्चन, लेकिन क्या है हमें समझना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे हम इसके बारे में क्वालिटीज को पढ़ेंगे। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है? तो ये समझ आ गया, हम समझेंगे हिमांक क्या होता है। आप देखेंगे हिमांक क्या होता है, इसे नोट डाउन कर लो। देखेंगे हम किसको, हिमांक को। अब देखेंगे हम हिमांक को। हिमांक भी क्या है, ये हिमांक भी हमारा ये टेम्परेचर ही जैसे क्वथनांक है, ऐसे ही हमारा टेम्परेचर हिमांक है। जैसे मान लो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारा H2O, ये H2O का एग्जांपल अच्छा भी रहता है। यहाँ पे क्या भरा है, इसमें H2O भरा है। अब क्या करें, इसका टेम्परेचर हम ऐसा कुछ कर दें, ऐसा कर दें कि क्या बन जाए, कैसी अवस्था में, ये बताओ अवस्थाएं कितनी होती है, तुम्हें पता है ना, 3 अवस्थाएं होती है, एक ठोस अवस्था होती है, और एक द्रव अवस्था होती है, और एक गैस अवस्था। 3 अवस्थाएं होती है ना, ठोस में सॉलिड, लिक्विड एंड गैस को गैस ही बोलते हैं। तो ये हो गया, 3 अवस्थाएं होती हैं। तो क्या हुआ था, देखो पहली कंडीशन में हमने कहां से क्वथनांक में, कहां से कहां मूव कराया, क्वथनांक में देखो ध्यान से, क्वथनांक में क्या कराया था, द्रव टू क्या हुआ था वहां पे, द्रव से गैस में कन्वर्ट किया था। तो ऐसा टेम्परेचर जिससे द्रव से गैस में कन्वर्ट हो जाता है, वो उसे क्या बोल लेते हैं हम, क्वथनांक। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या करेंगे, अब हिमांक में क्या करने वाले, हिमांक, हिमांक में क्या करेंगे, हिमांक में जब ये द्रव से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठोस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो इस टेम्परेचर को क्या बोलेंगे हम, हिमांक बोलेंगे। है दोनों टेम्परेचर ही, समझ आ रही है ना? अब क्या करेंगे, तुम्हें पता है कि इसका टेम्परेचर डिक्रीज करना पड़ेगा। जल का हिमांक कितना होता है, 0 होता है, 0 सेंटीग्रेड। तो 0 सेंटीग्रेड है क्या रियल में ये, अरे टेम्परेचर ही तो है ना, लेकिन इस पे क्या हुआ, ये ठोस में कन्वर्ट हो गया, द्रव ठोस में कन्वर्ट हो गया, इसलिए इस टेम्परेचर को हमने नेम दे दिया हिमांक। क्लियर तो है ना? तो क्या होगा, जैसे मान लो इसका नॉर्मल टेम्परेचर कितना था, नॉर्मल मान लिया हमने कि इसका 37 सेंटीग्रेड था। ठीक है, नॉर्मल सबका होता है इतना, 37 सेंटीग्रेड था। तो क्या हुआ, ये कुछ टाइम बाद 10 सेंटीग्रेड हुआ, कुछ टाइम बाद 5 सेंटीग्रेड हुआ, फिर कुछ टाइम बाद 0 सेंटीग्रेड हो गया। अब हमने देखा कि जब इसका टेम्परेचर 0 सेंटीग्रेड किया तो क्या बन गया, ये ठोस बन गया। तो हमने इसी टेम्परेचर को क्या नाम दिया, हिमांक। समझ आ रही है? ऐसा ताप जिस पर क्या होता है, कोई द्रव ठोस में बदल जाता है, उसे क्या कहते हैं, तो हम सिंपल भाषा में लिख सकते हैं हम, ऐसा ताप जिस पर कोई द्रव क्या होता है, ठोस अवस्था में बदल जाता है, ठोस अवस्था में बदल जाता है, उस ताप को क्या बोल रहे हैं, उस ताप को हिमांक कहते हैं। समझ में आ रहा है? सिंपल है बिल्कुल। हिमांक में क्या हो रहा है, हिमांक में क्या हो रहा है, हिमांक में हमारे द्रव से कन्वर्ट हो जाता है किसमें, ठोस में। क्लियर है ना? दोनों क्या है, हिमांक भी टेम्परेचर है और क्वथनांक भी टेम्परेचर है। तो जब उस टेम्परेचर को नाम हमने क्या दिया, क्वथनांक दिया, जिसपे वो भाप बनने वाला। 100 सेंटीग्रेड पर भाप बना, तो इसी है क्या रियल में, 100 सेंटीग्रेड पर ये भाप बना था जल, लेकिन है क्या ये रियल में, टेम्परेचर। तो जब भाप बनने वाले टेम्परेचर को हमने क्या नाम दे दिया, क्वथनांक। जिस पर ये ठोस बन गया उस टेम्परेचर को क्या नाम दे दिया, हिमांक। दोनों समझ में आ गए? अब हम पढ़ेंगे इसकी प्रॉपर्टीज को। ठीक है सर, नोट डाउन करो।
ये हम प्रॉपर्टीज को एक एक करके, सबसे पहले किसे देखेंगे हम, ध्यान रखना आगे पीछे कर सकते हैं, कोई भी प्रॉपर्टीज देख सकते हैं। पहले देखेंगे हम सबसे फर्स्ट में देखेंगे हम कौन सी प्रॉपर्टीज को, परा सरण सरण दाब, ठीक है। क्या होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर। अब देखो होता क्या है ये, आप समझेंगे। सांद्र विलयन पढ़ा था ना आपने, सांद्र तनु इसलिए पढ़ा था कि यहाँ के प्रॉपर्टीज में यूज होने वाला है क्वथनांक का, हिमांक का और उसका। अब देखो यहाँ पे क्या है, अब पराशर देखो यहाँ पे, परा का मतलब पराया और शरण का मतलब छत्र छाया, तो ये दूसरे की शरण में जा रहा होगा, सीधी सी बात है। पराशरण का मतलब, परा का मतलब पराया, मतलब इसका मीन्स कहते हैं पराया कह सकते हैं दूसरा है, किसी दूसरा। और ये शरण का मीन्स तो तुम जानते हो, शरण होती है आसरा, आसरा लेते हैं ना कि उसकी शरण में पहुंच गए हम, तो क्या हो गया, उसका आसरा ले लिया। तो पराशरण का मीन्स होता है दूसरे की शरण लेना। तो क्या होगा इसमें, हम सिंपल भाषा में कह सकते हैं दूसरे की शरण लेना। अब क्या करता होगा, ये सीधी सी बात है, किसी दूसरे की शरण लेता होगा जाके, सिंपल सी बात है। वर्ड का मतलब तो ये है ना, पराशरण, पराई की शरण लेना। अब देखो समझेंगे इसे होता क्या है। अब पराशरण और पराशरण दाब दोनों को समझेंगे। पराशरण, ये तो पराशरण दाब था, हम पहले समझेंगे पराशरण को। कैसे समझेंगे, पराशरण को। पराशरण को क्या होता है, पराशरण देखो क्या होता है। अब पराशरण का मतलब तो समझ गया, इसमें कोई ना कोई दूसरे की शरण में जाने वाला है, सीधी बात है। अब देखो यहाँ पे जैसे मान लिया कि यहाँ पे हमने इसमें एक अर्ध पराग में झिल्ली लगाई, अर्ध पारगम में झिल्ली लगाई, इसमें एक सॉल्यूशन रख दिया हमने, कोई भी A to Z यहाँ पे रखा हुआ है एक सॉल्यूशन, ठीक है। इसमें दूसरा सॉल्यूशन रखा हुआ है, यहाँ पे माना सॉल्यूशन ए, यहाँ पे सॉल्यूशन बी है। अब देखो यहाँ पे मैं क्या बोल रहा था, बोर्ड में नहीं आता लेकिन यूज होता है, यहाँ पे है सांद्र विलयन। कैसा, सांद्र विलयन। समझ तो आप समझ गए होगे सांद्र विलयन का मीन्स क्या है, क्या होता है सांद्र विलयन का मीन्स, इसमें विलय की मात्रा अधिक होगी। अब इसको ले लिया हमने तनु विलयन, कैसा ले लिया, तनु विलयन। अब तुमको ये भी पता है कि इसमें विलय की मात्रा क्या होगी, कम होगी। अब ये हमारी अर्ध पारगम्य झिल्ली, क्या है ये, अर्ध पारगम्य झिल्ली। देखो अर्ध पारगम्य झिल्ली का मीन समझ लो पहले। अर्ध, यहाँ पे इसका मीन समझना, क्योंकि यहाँ पे एकदम क्लियर हो जाएगा मतलब क्या है इसका, यही क्लियर कर देगी क्या होने वाला है यहाँ पे। अर्ध पारगम्य झिल्ली, झिल्ली का मीन्स तो पता है, एक बहुत ही पतली लेयर को कहते हैं झिल्ली। अब यहाँ पे क्या होता है, देखो अर्ध का मीन्स क्या होता है, आधा, और पारगम्य मीन्स, पारगम्य के मीन्स पार कराने वाला, पार कराने वाला। इसका मीन्स ये आधों को पार कराएगा, आधों को पार नहीं कराएगा। जैसे मान लो एक हमारे पास क्या है, एक बोट है हमारे पास, बोट मतलब समझ रहे हो, नाव है हमारे पास, 100 इंसान खड़े हुए, तो सीधी सी बात है 50 को तो वो पार करा देगी, दूसरी पार पे पहुंचा देगी, 50 को नहीं पहुंचाएगी। तो यहाँ पे हमारे पास कितने बताओ, कितने हमारे पास, हमारे पास ओनली 2 होते हैं, एक विलय और एक विलायक। तो 2 में से आधों को पार कराएगी, इसका मतलब 1 को पार कराएगी। समझ में आ रहा है ना। यहाँ पे कितने होते हैं हमारे पास, तुम्हें पता है हमारे पास यहाँ पे बिलियन में होते हैं कितने पार्ट्स हैं, बिलियन में 2 पार्ट्स होते हैं। और ये इसके नाम से पता चल रहा है ये आधों को पार कराने वाली है, आधों को पार नहीं कराएगी, सीधी सी बात है। तो यहाँ पे 2 है, तो 2 में से आधे करें तो कितना, 1 को पार कराएगी, सीधी सी बात है। समझ में आ गया, इसके नाम से ही पता चल गया अर्ध पारगम्य का मीन्स क्या होता है। आधों को पार कराएगी, पार कराएगी किसे, विलायक को या विलय को, विलायक को कराएगी। तुम सोचो खुद, किसकी, तुम ऐसे मान लो कि एक इंसान का लेवल बहुत लो है और एक इंसान का लेवल बहुत हाई है, आप किसकी सपोर्ट करोगे, किसकी सपोर्ट करोगे, हाई वाले की सपोर्ट करोगे ना, सीधी सी बात है। वो हाई है तुम्हें पता है, या ये हाई है बहुत ज्यादा, उसी के साथ तो भागोगे ना। और एक बेचारा बहुत ज्यादा कमजोर है, गरीब है, तो उसके साथ जाओगे तुम, आपके पास 2 ऑप्शन है, इसके, ये तो बहुत ज्यादा पैसे वाला है इसके साथ जाना, या ये बहुत ज्यादा गरीब है इसके साथ जाना है, तुम किसके पास जाओगे, जो ज्यादा हाई होगा।
उसी से याद रखना। यहाँ पे क्या है देखो, यहाँ पे विलय की मात्रा क्वांटिटी क्या होती है, कम होती है विलय की, और विलय की क्वांटिटी क्या होती है, ज्यादा होती है। तो सीधी सी बात है, किसको पार कराएगा, पार कराने वाला, और किसको, विलायक को। बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। पारगम्य का मीन्स क्या होगा, समझ आ गया। अर्थ पारगम्य का मीन्स सीधी सी बात है, क्लियर हो गया होगा कि अर्थ पारगम्य का मीन्स होता है आधों को पार कराएगा। और यहाँ पे हमारे पास दो है, दो में से आधे का मतलब एक को पार कराएगा, और एक किसको पार कराएगा, जिसकी क्वांटिटी हाई होगी, अमाउंट हाई होगा। तो ये सीधी सी बात है, विलायक को पार कराएगा। यहाँ तक क्लियर, दोनों सब पॉइंट समझ आ गए। तनु विलयन का पॉइंट समझ आ गया, सांद्र विलयन का, अर्थ पारगम्य झिल्ली का। अब समझेंगे परासरण होगा क्या। अब इसमें कोई पराई शरण में जाने वाला है, दूसरे की शरण में पहुंचने वाला है ना। अब तुम्हें पता है, अब एक बात बताओ, जिसके पास जो चीज ज्यादा होगी वही तो देगा ना, जिसके पास ऑलरेडी कम है। मान लो किसी को बाइक लानी है, बाइक लानी 2 लाख की, उसके पास क्या है, 1.5 लाख है, तो क्या वो किसी को देगा, अरे उस पर तो पैसे भी कम है, सीधी सी बात है। अब किसी को 2 लाख की बाइक लानी है, उसके पास 5 लाख है, तो उसके पास ज्यादा है ना, वही तो देगा। तो सीधी सी बात याद रखना कि जिसके पास ज्यादा होगा वो देगा, जिसके पास कम होगा वो क्यों देगा, सीधी सी बात है, उसको तो पहले से कम है। तो यहाँ पे जाना कौन है, क्योंकि ये तुम्हें पता है विलय को तो जाने नहीं देगी, विलय को क्या करेगी, जाने नहीं देगी। किसको जाने देगी, विलायक को। और कौन जाने, कौन देगा, विलायक को, जिसके पास ज्यादा होगा। तो देखो विलायक किसके पास ज्यादा, बताओ मुझे, इसकी है इसकी, सांद्र के पास विलायक ज्यादा है, इसके पास विलायक ज्यादा है। जो जिसके पास जो चीज ज्यादा होती है वही तो देता है। तो सीधी सी बात है, ये इसको विलायक देना स्टार्ट कर देगा। क्या देगा, इसे विलायक देगा ना, क्यों, क्योंकि इसके पास ज्यादा है, सीधी सी बात है। अब देखो इसका जो विलायक है वो जा रहा है ना दूसरे की शरण में, दूसरे से शरण ले रहा है। हालांकि इसका एरिया कौन सा था, यही तो एरिया था इसका, तो ये क्या पहुंचा, दूसरे की शरण में पहुंच गया। तो इसीलिए इसको बोलते हैं पराशरण, पराई शरण में जाना। समझ में आ गया। और ये भी समझ में आ गया किस साइड से किस साइड जाएगा। अच्छे से याद रखना, जिसके पास अमाउंट ज्यादा होगा वही तो दे सकता है ना, तो इसने दे दिया। अब यहाँ तो समझ आ गया। तो पराशरण का मीन्स क्या होता है, समझ आ गया, क्या होता है पराशरण का मीन्स, पराई शरण में जाना। अब इसकी डेफिनेशन देखें तो क्या कर सकते हैं हम, डेफिनेशन में हम लिख सकते हैं कि किसी विलयन से विलायक का अर्ध पारगम्य झिल्ली से जाना, ये क्या कहलाता है। देखो रियल बात यही तो, पराशरण में क्या हो रहा है, जो हो रहा है वही लिखेंगे हम यहाँ पे। इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पे अर्ध पारगम्य झिल्ली से, अर्ध पारगम्य झिल्ली है ना, तो विलायक, विलायक किससे जा रहा है, तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर जाता है। तो हम इसमें हमारे पराशरण में क्या होता है, सीधी सी बात हमें पता चल गया कि इसमें तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर विलायक जाता है, किससे होकर, अर्ध पारगम्य झिल्ली से। ये तो काम हो रहा है, इसी को हमें लिखना है। जो यहाँ पे काम चल रहा है ना, मैंने बोला कि आपको जो प्रैक्टिकल यहाँ पे करते हो वो यहाँ पे नोट डाउन करना है, बस अपने पास से कुछ याद नहीं करना। तो क्या लिख रहा है, क्या दिख रहा है यहाँ पे, कि जब तनु विलयन से विलायक अर्ध पारगम्य झिल्ली से होकर सांद्र विलयन की ओर जाता है, सांद्र विलयन की ओर जाता है, इसे क्या कहते हैं, इसे पराशरण कहते हैं। बिल्कुल सिंपल है ना, कोई दिक्कत यहाँ पे, बिल्कुल सिंपल है। हमारा पराशरण क्या होता है, जो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि इसमें क्या हो रहा है, देखो सीधी सी बात है, तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर कौन जा रहा है, विलायक जाता है, इसी को पराशरण कह रहे हैं। अब देखो दूसरा आता है पराशरण दाब, क्या चीज होती है, ये तो क्लियर हो गया। अब देखो पराशरण दाब क्या होता है। अब जैसे ही क्या होता है, ये इधर जाना, मूव करना स्टार्ट करता है, तो ये झिल्ली इस साइड में प्रेशर क्रिएट करती है, इस साइड में क्या करती है, प्रेशर क्रिएट करती है, रोकने के लिए। मत आओ, जब तुम किसी दूसरे की शरण में जाओगे तो कोई ऐसा भी तो होगा रोकेगा कि मत आओ इधर। तो यहाँ पे यही करती है झिल्ली, क्या होती है, प्रेशर क्रिएट करती है कि तुम इस साइड में मत आओ। तो इसी को क्या कहते हैं, पराशरण दाब। समझ में आया। तो क्या कर रही है झिल्ली, देखो जो कर रही है वही लिखेंगे हम। क्या कर रही है कि
अर्धपारगम में झिल्ली किसकी प्रक्रिया में, परासरण की प्रक्रिया में तनु विलयन पर एक दाब लगाती है, दाब लगा रही है ना, तो उसको क्या बोल रहे हैं हम, परासरण दाब बोलते हैं। सिंपल डेफिनेशन है ना, हमें दिख रहा है, देखो क्या हो रहा है, किसकी हो रही है, परासरण की प्रक्रिया में क्या कर रही है, अर्धपारगम में झिल्ली तनु विलयन पर एक दाब लगाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, परासरण दाब कहते हैं। तो लिख दें डेफिनेशन, बिल्कुल सिंपल है, क्या लिखेंगे, परासरण, परासरण दाब। क्या होता है परासरण दाब, किसकी क्रिया में, परासरण, परासरण की क्रिया, क्रिया का मतलब क्या होता है, काम होना, क्रिया का मीन्स काम होता है, केमिस्ट्री में क्रिया कहते हैं इसको। तो क्या होता है, क्रिया का मीन्स काम होता है। तो क्या होता है, परासरण की क्रिया में क्या, क्या, अर्धपारगम में झिल्ली, अर्धपारगम में, पारगम में झिल्ली किस पर, तनु विलयन, विलयन पर एक दाब लगाती है, एक दाब लगाती है। इसे क्या कहते हैं, इसे परासरण दाब कहते हैं। कोई रट रहे हैं हम, हमें दिख तो रहा साहब साहब क्या होता है, कि ये क्या होता है, परासरण की प्रक्रिया चल रही है और इसमें क्या है, अर्धपारगम में झिल्ली तनु विलयन पर एक दाब लगा रही है, उसे परासरण दाब कह रहे हैं। सिंपल, कोई दिक्कत है यहाँ पे, कोई भी दिक्कत नहीं, बिल्कुल सिंपल है। अब क्या होगा, परासरण दाब का हमें निकालना फॉर्मूला, परासरण दाब को फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल सी बात है, परासरण दाब को फॉर्मूला क्योंकि यूज होता है, याद रखना इसका, ये होता है PV इज इक्वल टू NRT, NRT हो गया। अब देखो क्या होता है, यहाँ पे N क्या होती है, ध्यान रखना, N क्या होता है यहाँ पे, विलय के मोलों की संख्या, विलायक के नहीं, विलय के मोलों की संख्या, विलय के मोलों की संख्या हो गई। और यहाँ पे बी क्या होता है, बी होता है बिलियन का आयतन, बिलियन का आयतन, समझ तो आ रहा है, ये बिलियन का आयतन होगा, क्योंकि क्या तुम्हें पता नहीं है यहाँ क्या बन रहा है, यहाँ बिलियन ही तो है, अरे बिलियन ही तो है यहाँ, तो यहाँ पे क्या ले रहे हैं, बिलियन का आयतन ले रहा है, ये ले रहे हैं। अगर हम इसको और इसको बोलते हैं हम परासरण दाब, क्या बोलते हैं, परासरण दाब, समझ आ गया। और ये होता है हमारा नियतांक, ठीक है, स्थिरांक भी बोल सकते हैं इसको, नियतांक होता है, और ये होता है हमारा ताप, समझ आ रहा है। तो सी बात है इसका निकालने का, डिफाइन करने का, और जब हम इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे तो बिल्कुल क्लियरिटी के साथ एक एक चीज को समझेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है इसका फॉर्मूला, PV इज इक्वल टू NRT, यहाँ पे V क्या है, V है विलयन का आयतन, P है क्या, परासरण दाब, N क्या है, विलय के मोलों की संख्या, R हमारा नियतांक होता है, और T होता है टेम्परेचर। अरे एक बात बताओ, ये क्रिया चल रही है इस टाइम पे, तो यहाँ पे कुछ ताप भी तो होगा, ताप नहीं होगा यहाँ पे, कुछ तो कुछ ताप होगा, चाहे क्रिया 10 के टेम्परेचर चल रही, क्या 100 के पे चल रही, ताप तो होगा ना, तो इसे कहते हैं हम, इसका जो ताप है यहाँ पे। ये क्लियर हो गया। अब देखो एक चीज सोचो आप, मैं अगर बी को इस साइड ले जाऊं तो क्या होगा, PV इज इक्वल टू RT। अब मुझे बताना इसकी जगह क्या कर सकते हो आप, N/V, क्या बन रहा है ये देखो ध्यान से, ऊपर क्या है, विलय के मोलों की संख्या, नीचे क्या है, विलयन का आयतन, ये किसका फॉर्मूला होता है, मोलरता का, ध्यान करो ध्यान से, मोलरता का फॉर्मूला ये तो होता है N/V। तो हम क्या कर सकते हैं, मैंने ये 1000 बार बताया आपको, कि जिसकी जगह जो इक्वल होता है उसकी जगह वो रिप्लेस कर सकते हैं। तो N/V की जगह क्या कर सकते हैं हम, M कर सकते हैं, तो ये हो गया MRT। कोई दिक्कत, समझ आ गया होगा, परासरण दाब भी समझ में आ गया होगा शायद आपको, ये समझ में सब कुछ आ गया होगा, परासरण हो गया, इसे नोट डाउन करो। अब देखेंगे हम, यहाँ तो समझ आ गया, अब आगे देखेंगे हम परासरण दाब के अकॉर्डिंग विलयन के प्रकार को, क्या देखेंगे हम, विलयन के प्रकार, विलयन के प्रकार किसके अकॉर्डिंग देखने हैं हमें, परासरण दाब के अनुसार, परासरण दाब के अनुसार। तुम्हें पता है ना, पहले हमने किसके अनुसार देखा था विलयन को, विलय की और विलायक की सांद्रता के अनुसार देखा था। अब यहाँ पे कैसे देख रहे हैं, परासरण दाब के अनुसार। देखो 3 टाइप्स के विलयन होते हैं, कि नंबर 1 क्या होता है, नंबर 1 होता है हमारा अल्प परासरी विलयन, अल्प परासारी विलयन, और एक होता है हमारा अल्प परासारी, और एक होता है हमारा
समपरासारी, समपरासारी। एक हो गया अल्प और एक होता परासारी विलयन, विलयन, और एक होता है हमारा समपरासारी हो गया, अल्परासारी, अति परासारी विलयन, अति परासारी विलयन। समझ में आ गया? तीन टाइप्स के होते हैं। अल्प का मीन्स क्या होता है? अल्प, अल्प मीन्स, अल्प मीन्स बहुत छोटा, अल्प का मीन्स होता है बहुत कम, बहुत कम। और पराशरी मतलब पराशरण दाब, पराशरण दाब। मीन्स क्लियर हो गया? देखो, बहुत कम पराशरण दाब वाला, इसका पराशरण दाब क्या होगा? बहुत कम होगा, तभी तो बोले अल्प का मीन्स बहुत कम हो गया, पराशरणी का मीन्स पराशरण दाब, तो इसका पराशरण दाब क्या होगा? बहुत कम होगा। सम का मीन्स क्या होता है? समान, और पराशरणी का मीन्स पराशरण दाब, पराशरण दाब। देखो मीन्स क्लियर हो गया? इनका पराशरण दाब क्या होगा? समान होगा। अब एक होता है अति, अति का मीन्स होता है बहुत अधिक, अधिक बोल सकते हैं इसको, बहुत अधिक बोल सकते हैं, तो अधिक बोल दो, बहुत अधिक बात एक ही है, अधिक, अधिक हो गया। और पराशरी का मीन्स पराशरण दाब। तीनों का मीन्स क्लियर हो गया? कितने टाइप्स का होता है? एक होता है अल्पराशरी विलयन, और एक समपराशरी विलयन, और अति पराशरी। तीनों का मीन्स भी मैंने बता दिया आपको। बहुत कम पराशरण दाब होता है इसका, इसका समान पराशरण दाब होता है, इसका अधिक पराशरण दाब होता है। हालांकि इससे डेफिनेशन नहीं आती, ठीक है, बस नॉलेज के लिए डाल लेना। बोर्ड में से कोई भी डेफिनेशन या क्वेश्चन मुश्किल से आता है, क्वेश्चन आ सकता है लेकिन डेफिनेशन नहीं आती। और क्वेश्चन भी किससे आता है? समपराशनी का यूज कर लेता है वो कभी कभी, समपराशनी पॉइंट का इसका यूज करेगा और क्वेश्चन बना देगा आपको। इसका यूज नहीं होता है, समझ में आया? इसके चांस रेयर होते हैं, लेकिन कर लेना फिर भी आप, क्वेश्चन आने के चांस रेयर होते हैं। क्या आ गया? समपराशनी क्या क्या होता है ना, ये और इसका फॉर्मूला है, किसी का भी निकालना है आपको। क्या करना है? पी बी इज इक्वल टू एन आर टी, ये भी इसका ही होता है। v को इस साइड लेके जाओगे आप तो क्या करोगे? क्या करोगे? n अपॉन वी आर टी। आपको मालूम है क्या? आपको मालूम है ये, तो आप इसकी जगह पुट करोगे वैल्यू को, तो क्या होगा? एम आर टी, सीधी सी बात है। यहां समझ आ गया? ये हो गया। अब समपराशली का मीन्स समझो। समपराशली का मीन्स क्या होता है? जैसे मान लो मैंने बताया ना, ये इंपोर्टेंट ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है वो, इससे ज्यादा कुछ नहीं होता, बस याद कर लेना क्या होता है। ऐसे विलियन डेफिनेशन तो आप लिख ही लोगे ना। ये इसमें क्या हो जाएगा? अल्पराशरी में ऐसे विलियन जिनका पराशरण दाब बहुत कम होता है उनको अल्पराशरी विलियन कहते हैं। इसकी डेफिनेशन देखेंगे। ऐसे विलियन जिनके पराशरण दाब के होते हैं समान होते हैं उनको समपराशरी विलियन कहते हैं। इसकी डेफिनेशन, ऐसे विलियन जिनके पराशरण दाब अधिक होते हैं उनको अति पराशरी विलियन कहते हैं। डेफिनेशन आप ऐसे लिख सकते हैं इसकी। अब देखो यहाँ पे ये आ गया। अब समपराशनी का यूज मैंने बोला हो सकता है कभी भी क्वेश्चन में। तो होता क्या है, जैसे मान लो दो विलियन है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। अब इसका पराशरण दाब और इसका पराशरण दाब क्या होना चाहिए? सेम, तभी तो समपराशनी बोलोगे। मान लिया इसका पराशरण दाब भी कितना है? 10 है, तो इसका पराशरण दाब भी कितना होना चाहिए? 10। तो दोनों के पराशरण दाब क्या हो गए? सेम हो गए, तो इसके क्या बोलोगे आप? समपराशनी विलयन। लेकिन समपराशनी विलयन होंगे कब समान? ये भी तो होना चाहिए। तो बताओ मुझे कि यहाँ पे क्या होगा? पी किसके इक्वल होता है? एम आर टी तो है, सोचो दिमाग से। आर तो ऑलरेडी सबके लिए सेम ही होता है, तो ये किस पे डिपेंड करेगा? पी, मोलरता पर और ताप पर। अगर इन दोनों की क्या बराबर हुई? मोलरता और ताप दोनों के बराबर हुए तो क्या होगा? ये दोनों समपराशनी होंगे, क्योंकि इसके लिए भी क्या होता है तुम्हें पता है, ये तो इसकी वैल्यू कांस्टेंट रहेगी। आर की वैल्यू क्या रहेगी? आर की वैल्यू रहेगी कांस्टेंट रहेगी। बचा क्या? आपको ये तो पता है ना, बहुत बार समझाया मैंने। क्या होता है इसकी वैल्यू पर किसका असर पड़ेगा? एम का। एम बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा, एम घटेगा तो ये, क्योंकि प्रोपोर्शनल है। ये तो कांस्टेंट है, ये तो बढ़ेगा घटेगा है नहीं। यहाँ पे टेम्परेचर के भी प्रोपोर्शनल अनुपाती है। टी बढ़ेगा तो पीवी बढ़ेगा और टी घटेगा तो पीवी घटेगा। यहाँ तक क्लियर है ना? तो इसका मीन्स इसकी वैल्यू किस किस पर डिपेंड कर रही है? इन दो पर, एम टी पर। तो आर तो कांस्टेंट है, तो किस पर बचा? ये बचा किस किस पर? एम टी पर। अब ये बताओ मुझे, एम टी पर तो डिपेंड कर रहा है ना ये। अब दोनों का प्रेशर कब सेम होगा? पराशरण दाब
जब दोनों के एम्प्टी क्या होंगे, बराबर होंगे। यदि क्या होगा, यदि दोनों बिलियन के क्या होने चाहिए, दोनों बिलियन के एम्प्टी मीन्स तो बताइए तुम्हें, एम व टी बराबर होंगे, तब क्या होगा, तब दोनों बिलियन का पराशरण दाब बराबर होगा, तब दोनों बिलियन का परासरण दाब क्या होगा, समान या बराबर है, एक ही तो बात है, समान होगा। भाई ज्यादा कुछ नहीं आता इससे, समझ में आया। संपराशनी इसका यही यूज होता है, कभी भी क्वेश्चन में बोल देता है कि ए और बी संपराशनी बिलियन है, तो बताइए क्या होगा। जब वो बोल देगा ए बी क्या है, संपराशनी है, तो दोनों के पराशरण दाब क्या लिख दोगे आप, जैसे इसका P1 है, इसका P2 है, उसने बोल दिया क्या है, संपराशनी है, संपराशनी में क्या हो जाएगा, P1 की वैल्यू P2 के इक्वल हो जाएगी, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल करा दूं, जैसे क्वेश्चन आ जाए बाई चांस, मान लिया कि यहाँ पे P1 है, हमारे पास फॉर्मूला क्या है, P इज इक्वल टू MRT, इस तरह से हमने P1 के लिए लगाया, तो आपको पता है 1 का मीन्स फर्स्ट पोजीशन, तो सबके साथ किस क्या कर देंगे आप ऐड, 1 एंड M1, आपको पता है कांस्टेंट के साथ कुछ यूज नहीं करते, ये तो सेम ही रहेगा T1। इसके लिए क्या करोगे, P2 M2 RT2, आपको पता है उसने ये बोल दिया संपराशनी है, तो क्या हो जाएगा, P1 बराबर P2 हो जाएगा ना, वो बोल दिया है कि दोनों के पराशरण दाब बराबर है, तो दोनों बराबर हो गए। अब इनकी जगह इनकी वैल्यू पुट कर दो, P1 की जगह क्या पुट करोगे, इसकी वैल्यू M1 RT1, और यहाँ पे क्या करोगे, M2 RT2, आपको पता है ये और ये क्या हो गए, कैंसिल हो गए, तो M1 T1 बराबर M2 T2। कभी कभी इस वाले इक्वेशन से वो क्वेश्चन पूछ सकता है, आप लगाएंगे इसको और सॉल्व कर देंगे, जब करेंगे कोई न्यूमेरिकल तो बताऊंगा मैं। यहाँ समझ आ गया, यहाँ तो कोई डाउट नहीं है ना। अब नेक्स्ट देखेंगे, ठीक है, इसे नोट करो। हमने फर्स्ट क्वालिटी समझ ली, या आप समझेंगे हमने जो हमारी अणुसंख्या गुणधर्म था उसकी फर्स्ट क्वालिटी समझ ली, पराशरण दाब। अब हम समझेंगे इसकी सेकंड क्वालिटी। सेकंड क्वालिटी कौन सी थी इसकी, सेकंड क्वालिटी कौन सी थी इसकी, बाष्प दाब का अब नमन। वर्ड समझ में आ गया, यहाँ पे कुछ ना कुछ घटने वाला है। बाष्प का मीन्स भाप का जो दाब है, देखो सीधी सी बात है, बाष्प का मीन्स भाप, दाब का दाब, अब नमन क्या, अब क्या होने वाला है, अब घटना है। क्या होता है, भाप का दाब अब घटना है, इसका मीन्स क्या हो गया, नमन का मीन्स क्या हो गया, घटना, नमन का मीन्स घटना। तो यहाँ पे क्या होगा, भाप का दाब घटेगा, यहाँ पे लिख रहा है ना, बाष्प का दाब क्या हो रहा है, बाष्प का दाब का नमन हो रहा है, इसका मीन्स घटने वाला है। ये ध्यान रखना, इसको लाइन टू लाइन मीन्स निकाल के पढ़ना, एक बार निकाल लिया तो फिर भूलोगे नहीं कभी भी। ये हो गया। अब इसे समझने के लिए एक चीज समझनी पड़ेगी हमें, पहले एक चीज समझनी पड़ेगी, हमारे पदार्थ टू टाइप्स के होते हैं। देखो हमारे पदार्थ कितने टाइप्स के होते हैं, टू टाइप्स के। कोई भी हमारे पदार्थ हैं टू टाइप के होते हैं। एक होते हैं हमारे बाष्पशील, कैसे होते हैं, बाष्पशील पदार्थ, और एक होते हैं अबाष्पशील, अबाष्पशील। दोनों समझ में आ रहे हैं ना। बाष्प का मतलब भाप, ठीक है। बाष्पशील का मीन्स ये भाप में बदल सकते हैं। अबाष्पशील का मीन्स जैसे सत्य असत्य होता है ना, सत्य क्या होता है, असत्य का उल्टा होता है, इसी तरह से बाष्पशील और अबाष्पशील। यहां समझ आ गया। तो बाष्पशील क्या है, ऐसे पदार्थ होते हैं ये इनको कहते हैं वोलेटाइल, और ये होते हैं नॉन वोलेटाइल, ठीक है। बाष्पशील का मीन्स हमने क्या लिया, एक बाष्पशील पदार्थ लिया यहाँ पे, जैसे यहाँ पे बाष्पशील पदार्थ लिया, जैसे ही आप इसको क्या करोगे, गर्म करोगे, तो ये भाप में बनके, बाष्प में बनके उड़ जाता है। ये भाप बनकर क्या होगा, बनकर उड़ जाता है। लेकिन अवाष्पशील पदार्थ क्या होंगे, अवाष्पशील पदार्थ को कितना भी आप क्या कर लो, गर्म कर लो, ये भाप बनके नहीं उड़ने वाला, ये भाप नहीं बनेगा। समझ में आया। ऐसे पदार्थ जो गर्म करने पे क्या होते हैं, भाप में बदल जाते हैं, उनको बाष्पशील, डेफिनेशन आप लिख सकते हैं,
ठीक है, जरूरत नहीं होती इसकी डेफिनेशन की, बस नॉलेज होनी चाहिए। इसका कहीं पे भी डेफिनेशन नहीं आने वाली, सी सी बात है, बस आपको पता होना चाहिए क्या होते हैं ऐसे पदार्थ, क्या होते हैं ऐसे पदार्थ जो गर्म करने पर भाप में बदल जाते हैं, उनको कहते हैं वाष्पशील पदार्थ। और ऐसे पदार्थ जो गर्म करने पर भाप में नहीं बदलते वो होते हैं अवाष्पशील पदार्थ। जैसे मान लो हमारे पास क्या है, स्टोन है, स्टोन मीन्स पत्थर है हमारे पास, पत्थर को आप कितना भी गर्म कर लो क्या भाप में बन के उड़ जाएगा वो? रेत ले ली, रेत क्या उड़ जाएगी भाप बन के? नहीं, तो ये हो गए अवाष्पशील पदार्थ। जैसे मान लिया हमने सबसे मोस्टली एग्जांपल H2 है, H2 को जैसे ही गर्म करोगे आप क्या होगा, भाप बन के उड़ जाएगा ना। एथिल अल्कोहल ले लो, भाप बन के उड़ जाएगा। H2SO4 ले लो, जितने भी लिक्विड है भाप बन के उड़ जाते हैं। तो समझ आ रही है वाष्पशील अवाष्पशील क्या होता है, क्योंकि यहाँ पे जो यूज करने वाले हैं वाष्पशील अवाष्पशील का यूज करेंगे तभी इसका क्वालिटी को हम डिफाइन करेंगे, समझ में आया? तो ये बात समझ में आ गई होगी। कुछ पॉइंट ऐसे होते हैं केवल उसका बोर्ड से एग्जाम से कोई जरूरत नहीं होती, कोई क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन हमारी नॉलेज के लिए क्वेश्चन करने के लिए नॉलेज हमें होनी चाहिए। जैसे वाष्पशील अवाष्पशील पदार्थ की नॉलेज हमें होनी चाहिए, हालांकि क्वेश्चन नहीं आता बोर्ड में, लेकिन क्या होना चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि इनसे हमें क्वेश्चन की क्लियरिटी को लाना है। ये समझ आ गया वाष्पशील अवाष्पशील? ये समझ में आ गया, तो अब ये समझेंगे, क्योंकि अगर ये नहीं समझ पाते तो हमारे ये समझ में नहीं आता। ठीक है, नोट कर लिया? अब आज की क्लास अपने यहीं पे समाप्त करते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है, नेक्स्ट टॉपिक हम कल देखेंगे।